राधे क्लासेज रिंगस की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे वेटनरी फिजियोलॉजी का एक और छोटा सा टॉपिक, रक्त या ब्लड। प्यारे विद्यार्थियों, ये रक्त या ब्लड है क्या? ये एक तरल संयोजी उत्तक है और में ये उपकला उत्तक के बाद में जो संयोजी उत्तक आएगा उसमें बहुत सारे जो संयोजी उत्तक है उन सब के प्रकार बताऊंगा। तरल यानी लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, और इसके दो ही उदाहरण हैं, रक्त एवं लसिका, जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं लिम्फ। ब्लड एंड लिम्फ अर्थात रक्त एवं लसिका, ये दोनों ही तरल संयोजी उत्तक के उदाहरण हैं। प्यारे विद्यार्थियों, फिर अगला सवाल बहुत सी एग्जाम्स में आता है, बहुत अच्छा सवाल है। इस रक्त की पीएच मान क्या होता है? 7.4। और इसका मतलब क्या हुआ? हल्का क्षारीय। कभी कभी ये भी सवाल आ जाता है, बताइए, रक्त होता है हल्का अम्लीय, प्रबल अम्लीय, हल्का क्षारीय, प्रबल क्षारीय, तो इसका जवाब क्या होगा? हल्का क्षारीय। 7 न्यूट्रल होता है, उदासीन। 7 से कम अम्ल होते हैं और 7 से ज़्यादा 14 तक पीएच मान वाले क्या होते हैं? क्षार होते हैं। तो ये क्या हो गया? हल्का क्षारीय। और अगला याद रखिए प्यारे विद्यार्थियों कि ये जो ब्लड है ये किसी के भी शरीर में जब पाया जाता है तो उसके शरीर के वेट का लगभग 7 से 8% होता है। मान लीजिए किसी का वजन 100 किलो है तो उसके या उसका जो रक्त है कितना होगा? 7 से 8 किलो, यानी उसके बॉडी वेट का 7 से 8% उसमें रक्त पाया जाता है। तो ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी इसके बारे में। फिर इसके बाद में आपको याद रखना है प्यारे विद्यार्थियों, इसमें पाया क्या जाता है? इसमें पाया जाता है तरल भाग और ठोस भाग दोनों। इसमें तरल भी और ठोस भाग भी, सॉलिड पार्ट भी और लिक्विड पार्ट भी पाए जाते हैं इस रक्त में। और इस रक्त का जो तरल भाग है, जो लिक्विड भाग है, उस लिक्विड भाग को प्यारे बच्चों कहते हैं प्लाज्मा। क्या कहते हैं? प्लाज्मा। जो भी कोरोना काल में भी कहते हैं ना, प्लाज्मा डोनेट करना है, प्लाज्मा से कईयों की जिंदगी बच रही है, वही प्लाज्मा। तो रक्त का जो लिक्विड पार्ट है वो क्या कहलाता है? प्लाज्मा। और रक्त का ठोस भाग क्या कहलाता है? सेल्स, कोशिकाएं। रक्त के ठोस भाग में क्या पाई जाती हैं? कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये आने वाले समय में मैं बताऊंगा कौन कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं। प्लाज्मा प्यारे विद्यार्थियों इस रक्त का 55% भाग बनाता है और ये कोशिकाएं इस रक्त का लगभग 45% भाग बनाती हैं। तो इस प्रकार ये 100% हो गया कंप्लीट। ये भी बहुत बार आता है सवाल, प्लाज्मा रक्त का कितना प्रतिशत भाग बनाता है? 55% भाग। अब इस तरल भाग में प्यारे विद्यार्थियों होता क्या है, मैं आपको बता देता हूं। इसमें 92% तो जल ही होता है। 92% तो जल ही होता है। इसके बाद में जो 8% भाग बचा, उस 8% में इस 55 का भी 92% भाग तो जल ही है, लेकिन 8% भाग में क्या है? एंजाइम्स, हार्मोन्स, प्रोटीन, पोषक तत्व, जितने भी पोषक तत्व हैं जैसे ग्लूकोज है, वसा अम्ल है। तो एंजाइम्स, हार्मोन्स, प्रोटीन्स, पोषक तत्व और सभी प्रकार के क्लोटिंग फैक्टर्स जो 12 होते हैं, मैं बताऊंगा। रक्त का थक्का बनाने वाले जो कारक हैं उन्हें क्लोटिंग फैक्टर्स कहते हैं और उनकी संख्या कितनी होती है? 12। 1 से लेकर 13 तक, 1 से लेकर 13 तक है, लेकिन 12 ही है टोटल। क्यों? क्योंकि जो छठे नंबर का, 6th नंबर का कारक है
वो अज्ञात है, वो है ही नहीं अस्तित्व में। तो 8% में एंजाइम, हार्मोन, प्रोटीन, पोषक तत्व, क्लोटिंग फैक्टर्स वगैरह हैं। अब इसमें जो प्रोटीन पढ़ेंगे मुख्यतः जो पाए जाते हैं प्लाज्मा में, प्लाज्मा में पाई जाने वाली मुख्य प्रोटीन कौन कौन सी हैं प्यारे विद्यार्थियों? एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, तीसरा फाइब्रिनोजन। तो 3 प्रकार की प्रोटीन्स हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और फाइब्रिनोजन। ये एल्ब्यूमिन के बारे में 2 चीज़ें याद रखनी है प्यारे विद्यार्थियों कि एल्ब्यूमिन ऐसी प्लाज्मा प्रोटीन है जो एक तो जल में घुलनशील है, जल में घुलनशील है, जबकि ये नहीं है, जल में घुलनशील है और ये रक्त के परासरण दाब को बनाए रखने वाली प्रोटीन है। अगला जो ग्लोब्यूलिन है, ये ग्लोब्यूलिन इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स का निर्माण करती है, यानी एंटीबॉडीज। एंटीबॉडी का दूसरा नाम क्या? इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स। तो ये ग्लोब्यूलिन प्रोटीन्स किसका निर्माण करती हैं? एंटीबॉडीज का। और आगे आने वाले समय में बताऊंगा एंटीबॉडीज कितने प्रकार की होती हैं। गेदाम 5 प्रकार की होती हैं, IgG, IgE, IgD, IgA और IgM। ये 5 प्रकार की एंटीबॉडीज, इन सभी एंटीबॉडीज का निर्माण किस प्रोटीन से होता है? ग्लोब्यूलिन प्रोटीन से। फिर तीसरा फाइब्रिनोजन प्रोटीन। ये प्रोटीन रक्त का थक्का बनाने में काम आने वाली प्रोटीन है कि अब जब देखेंगे रक्त का थक्का बनेगा तो कितने फैक्टर्स की जरूरत पड़ेगी? 12। और उस सभी 12 फैक्टर्स के कारनामे से क्या होता है कि ये फाइब्रिनोजन किस में बदल जाती है? फाइब्रिन में। और ये फाइब्रिनोजन अपने आप में एक क्लोटिंग फैक्टर भी है। जो 12 क्लोटिंग फैक्टर्स हैं, जो रक्त का थक्का बनाने वाले 12 कारक हैं, इनमें सबसे पहले नंबर का कारक ही फाइब्रिनोजन है, जिसका निर्माण यकृत में होता है। तो फाइब्रिनोजन क्लोटिंग फैक्टर नंबर 1। तो ये बाकी अन्य जो 11 बच गए, उन सभी क्लोटिंग फैक्टर्स के प्रभाव में ये फाइब्रिनोजन किस में बदल जाता है मेरे भाइयों? फाइब्रिन में बदल जाता है। और फाइब्रिन एक प्रकार का रेशेदार नेटवर्क बना लेता है और उस नेटवर्क में ये सेल्स फंस जाती हैं, WBC, RBC और प्लेटलेट्स। तो इस प्रकार रक्त का थक्का बनता है। और थक्का बनने के बाद पीला पीला पदार्थ घाव की सतह पर जो तैरता है उसको हम बोलते हैं सीरम। उसको हम क्या बोलते हैं? सीरम। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक ऐसा प्लाज्मा, क्योंकि सीरम में जो घाव की सतह पर जो आ रहा है वो उसमें ये सेल्स तो नहीं है, क्योंकि ये तो फाइब्रिन के जाल में उलझ गई। तो बाहर पीला पीला जो पदार्थ आता है उसमें ये तो नहीं है सेल्स, उसमें ये फाइब्रिनोजन भी नहीं है, ये क्लोटिंग फैक्टर्स भी नहीं है, क्योंकि ये तो सारा क्लोट जम गया। तो बताओ क्या है? सीरम क्या है? घाव की सतह पर जो तैरता है वो सीरम एक ऐसा प्लाज्मा है जिसमें क्लोटिंग फैक्टर्स नहीं है। कहने का मतलब प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग फैक्टर्स, ऐसा प्लाज्मा जिसमें से ये सारे क्लोटिंग फैक्टर्स आपने निकाल दिए, तो बचा हुआ पदार्थ क्या कहलाता है प्यारे विद्यार्थियों? सीरम कहलाता है। तो सीरम में प्लाज्मा में यही अंतर है। प्लाज्मा में तो क्लोटिंग फैक्टर्स हैं, जबकि सीरम में क्लोटिंग फैक्टर्स नहीं होते। तो प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग फैक्टर्स क्या कहलाता है? सीरम। अब आपको याद रखना है सेल्स के बारे में। तो प्यारे विद्यार्थियों, सेल्स भी कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। इनका तुलनात्मक अध्ययन में बताऊंगा कि तीनों में अंतर क्या है। रेड ब्लड सेल्स, RBCs, व्हाइट ब्लड सेल्स, WBC और प्लेटलेट्स। पहले तो इन तीनों का जो अन्य नाम है, इनको हम बोलते हैं इरिथ्रोसाइट्स। इरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं RBCs को। मैं अलग से लिख दूं यहां पर ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो। देखिए ये RBC, ये WBC और ये प्लेटलेट्स। RBCs को हम कहते हैं
इरिथ्रोसाइट्स। क्यों कहते हैं? साइट का मतलब कोशिका, साइटो का मतलब कोशिका। इरिथ्रो नाम क्यों आया मैं बता देता हूं आपको। प्यारे विद्यार्थियों, जब मैं किडनी वाला पार्ट पढ़ाऊंगा, उत्सर्जन तंत्र, किडनी से दो हार्मोन निकलते हैं, एक तो रेनिन और दूसरा इरिथ्रोपोइटिन। रेनिन जो रक्त दाब का नियमन करता है, वो अपना विषय नहीं है। किडनी से निकलने वाला जो दूसरा हार्मोन है इरिथ्रोपोइटिन, वो प्यारे विद्यार्थियों जो लॉन्ग बोन्स हैं, जो लंबी हड्डियां हैं, इनमें पाया जाता है बोन मेरो। लंबी हड्डियों में पाए जाने वाले बोन मेरो को एक्टिवेट करके फिर इस बोन मेरो से किसका निर्माण करवाता है? आरबीसीज का। तो आपको पूछ लिया जाए वयस्क अवस्था में आरबीसीज का निर्माण कहाँ होता है? बोन मेरो में, अस्थि मज्जा में। ये कहाँ पाया जाता है? लंबी अस्थियों में। फिर पूछ लिया जाए कौन से हार्मोन के प्रभाव में? तो इरिथ्रोपोइटिन। इसीलिए देखिए इरिथ्रोपोइटिन नाम है इस हार्मोन का। इस हार्मोन के प्रभाव में इस आरबीसी का निर्माण हो रहा है, इसीलिए इरिथ्रो नाम से यहाँ दे दिया इरिथ्रोसाइट्स, यानी ऐसी कोशिकाएं जिनका निर्माण इरिथ्रोपोइटिन के प्रभाव में हो रहा है। और ये इरिथ्रोपोइटिन किससे निकलता है? किडनी से। तो इसीलिए याद रखिए किडनी एक मिश्रित ग्रंथि भी है, क्योंकि किडनी से मूत्र का निकलना एक बहिस्रावी भाग है, किडनी से हार्मोन्स का निकलना ये एक अंतःस्रावी भाग है। तो बहिस्रावी और अंतःस्रावी जब दोनों भाग हों किसी अंग में, तो वो कहलाती है मिश्रित ग्रंथि या विषम स्रावी ग्रंथि। तो इसीलिए इरिथ्रोसाइट्स। फिर डब्ल्यूबीसी का नाम है ल्यूकोसाइट्स। साइट का मतलब कोशिका और ल्यूको का मतलब होता है प्यारे विद्यार्थी और रंग सफेद। ल्यूको का मतलब होता है सफेद। जैसे ल्यूकोडर्मा एक बीमारी है जिसमें चमड़ी सफेद हो जाती है, डर्मा का मतलब चमड़ी, ल्यूकोडर्मा सफेद चमड़ी। ल्यूकोरिया महिलाओं में भी एक सफेद पानी रोग होता है ल्यूकोरिया। तो ल्यूकोरिया, ल्यूको का अर्थ क्या होता है? सफेद। यानी ये ल्यूकोसाइट्स नाम इसलिए दिया कि इनका रंग कैसा होता है? ल्यूकोसाइट्स का रंग कैसा होता है? सफेद। और जबकि इरिथ्रोसाइट्स का रंग कैसा होता है प्यारे विद्यार्थियों? लाल होता है, क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन का रंग कैसा होता है? लाल। प्लेटलेट्स को हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। साइट का मतलब कोशिका है और थ्रोम्बो का मतलब क्या होता है मेरे भाई? थ्रोम्बो का मतलब रक्त का थक्का, रक्त का थक्का जमना। तो थ्रोम्बोसाइट्स प्लेटलेट्स को इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये इस प्रकार की कोशिकाएं हैं, ये ऐसी कोशिकाएं हैं जो रक्त का थक्का बनाने में मदद करती हैं। मैं बताऊंगा रक्त का थक्का बनाने के जो 3 चरण हैं उनमें इनका क्या रोल है। तो आरबीसी को क्या कहते हैं? इरिथ्रोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट्स। और प्लेटलेट्स को क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स। अब विद्यार्थियों अगला सवाल ये कि इनका निर्माण कहाँ होता है? तो यहाँ इनका निर्माण कहाँ होता है? बोन मेरो में। आरबीसी का निर्माण बोन मेरो। ल्यूकोसाइट्स का निर्माण भी कहाँ होता है? बोन मेरो में। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों किसको छोड़कर? लिम्फोसाइट्स को छोड़कर। लिम्फोसाइट, ल्यूकोसाइट में 5 होती हैं, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। इन 5 में लिम्फोसाइट्स को छोड़कर, लिम्फोसाइट्स के अलावा, क्योंकि लिम्फोसाइट्स का निर्माण तो लिम्फेटिक टिश्यू में होता है, लसिका ऊतकों में होता है, जो मैं बताऊंगा। लसिका ऊतक में टॉन्सिल आते हैं, लिम्फ नोड आते हैं, थाइमस ग्रंथि आती है। तो डब्ल्यूबीसी का निर्माण भी लिम्फोसाइट्स को छोड़कर किस में होता है? बोन में। थ्रोम्बोसाइट्स का निर्माण भी कहाँ होता है? बोन मेरो। तो कुल मिलाकर जितनी भी रक्त कोशिकाएं हैं ज्यादातर का निर्माण किस में हो रहा है? बोन मेरो में। लंबी अस्थियों में पाए जाने वाला बोन मेरो। लेकिन थ्रोम्बोसाइट्स का निर्माण प्यारे विद्यार्थियों बोन मेरो में पाए जाने वाली विशेष प्रकार की बड़े आकार के केंद्र की कोशिका जिसका नाम है मेगाकैरियोसाइट से होता है। के मेगा मतलब बहुत बड़ा, कैरियो का मतलब केंद्रक, साइट का मतलब कोशिका, बहुत बड़े केंद्रक वाली कोशिका बोन मेरो में पाई जाती है और उन्हीं से
थ्रोम्बोसाइट्स या प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। फिर आगे देखिए इनका अनुपात क्या होता है। रक्त में इनका अनुपात होता है प्यारे विद्यार्थियों, जब इसको 600 ले लेंगे आरबीसी को तो ये डब्ल्यूबीसी 1 अनुपात पे आएगी और प्लेटलेट्स 40, यानी डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का अनुपात क्या होगा, 600 अनुपात 1 अनुपात 40। जब आपसे सवाल पूछ लिया जाए बताइए आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात क्या होता है, तो 600 अनुपात 1। पूछ लिया जाए डब्ल्यूबीसी व प्लेटलेट्स का अनुपात क्या होता है, तो 1 अनुपात 40। और ऐसे पूछ लिया जाए आरबीसी का प्लेटलेट्स के साथ अनुपात, तो आरबीसी प्लेटलेट का अनुपात क्या हो गया, 600 अनुपात उधर क्या 40। तो इसको हम सरल कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 15 अनुपात 1, यही हुआ। तो आरबीसी का और प्लेटलेट्स का अनुपात क्या हुआ, 15 अनुपात 1। तो इस प्रकार ये डब्ल्यूबीसी और इनका जीवन काल की हम बात करें तो आरबीसी का जीवन काल कितने दिन होता है, औसत जीवन काल आरबीसी का मनुष्य में 120 दिन होता है और गाय में औसत जीवन काल होता है प्यारे विद्यार्थियों 160 दिन। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है, 12 से 20 दिन का होता है। और प्लेटलेट्स में कितने दिन होता है, 10 दिन। प्लेटलेट्स का जीवन काल कितने दिन होता है, 10 दिन। तो इस प्रकार से अनेकानेक अंतर हैं, लेकिन आगे हम डिटेल से अगली क्लास में बताएंगे आपको। आज हमने पढ़ाया कि रक्त क्या है और रक्त का मुख्य मोटा मोटा संगठन क्या है। इसमें 55% प्लाज्मा होता है और 45% ये कोशिकाएं होती हैं, जिनको मैंने पूरा अंतर बता के समझाया। इसके बाद में हम डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स को अलग अलग समय पर अलग अलग टॉपिक के रूप में लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।